अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना आगा। आप सबको ईद उल अज़हा का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सब अपनी फेस्टिविटीज़ में मशगूल होंगे और आप सब इंजॉय भी कर रहे होंगे। एक तरफ कोविड-19 एक ग्लोबल पैंडेमिक और हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होना, लेकिन फिर हमारा जो हमारा एक रिलीजन का या फिर जिसको हम कहते हैं कि हम मुसलमानों की ज़िंदगी का एक मैंडेटरी हिस्सा होना ईद उल अज़हा का, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ हम सब के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है जो साहिब इस्तिताअत मुसलमान हैं उनके ऊपर, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सारे लेसन भी लेकर आता है। हमारे अंदर पेशेंस, सेक्रीफाइस, उसके अलावा गरीबों का सोचना और बहुत सारे लेसन्स लेकर आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है मनाने का सोचा होगा, प्रोडक्टिव तरीके से। जो एक रिवायत हम देखते चले आए थे कि पहले अपने फ्रिजेस में जो है प्रिजर्व करना बहुत सारा गोश्त, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। लोग जो आहिस्ता आहिस्ता जो है लर्नड होते जा रहे हैं, लोग गरीबों का सोच रहे हैं। डिटेल में तमाम तर इशूज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह सोशली हम लोग चेंज हो रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन भी करेंगे। पॉलिटिशियन से यूजुअली हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। मेरे प्रोग्राम्स में आपने उनको सुना होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स या फिर नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हुए। आज उनसे ज़रा ईद के हवाले से बात करेंगे, कुछ लाइट कॉन्वर्जेशन भी करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आसिफ भाषानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं नईम अहमद अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है फहाद शफीक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और म्यूजिशंस भी हमारे साथ मौजूद हैं इखलाक अहमद साहब और शानी शिराजी साहब। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और ईद मुबारक। ईद मुबारक। नईम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप अपनी जो ईद है उसको लास्ट 10 ईयर्स में चेंज होता हुआ देख रहे हैं। क्या कोई चेंजेस आई हैं या बिल्कुल जैसे आप मनाया करते थे ईद उल अज़हा उसी तरह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपकी तमाम टीम, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद जो इस दफ़ा आई है, लाजमी सी बात है, एक आलमी एक वबा जो पूरी दुनिया के अंदर जो फैली हुई है, मैं समझता ये हूँ कि इसमें जो हमारे इस वक्त पेश जो इदारे हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ है, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और साथ में इस उम्मीद के साथ कि इस वक्त इस वबा के अंदर हम सब ने बायसियत एक कौम बन के जो है वो इस वबा को जो है वो पीछे करना है, इस वबा को धकेलना है। ईद इस दफ़ा क्योंकि वो ईद नहीं थी जो पिछले साल हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी, क्योंकि इस दफ़ा बहुत नुकसान उठाया पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर। तो आप एक ग्लोबल पैंडेमिक के बाद की ईद का जिक्र करें ना, मैं आपसे जनरली पूछ रही हूँ कि लास्ट 10 ईयर्स में क्या आपकी ईद जो है वो चेंज होती दिखाई दी आपको? ईद एक रूटीन हमारी जो ईद होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज के बाद एक एज पर रूटीन एक इदारा है, कुछ इदारे के अंदर हाजिरी होती है, तो उसमें खासतौर पर डिसेबल जो बच्चे होते हैं वहाँ जाके उनके पास सेलिब्रेट हम करते हैं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद अपने जो इदारे हैं हमारे सराउंडिंग के अंदर, वहाँ फिर हल्के अहबाब के अंदर आके ईद जो है उनके साथ भी मिली जाती है। पिछले साल ईद जो थी ये सब एक त्यौहार पे अगर हम बात करें ये एक सिस्टमेटिक थी, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि मैंने बताया कि वबा आई हुई है और वबा को हमने फेस भी करना है, तो वो जो हमारी इंटरटेनमेंट थी वो इंटरटेनमेंट नहीं रही इस दफ़ा। फिर क्योंकि लाजमी सी बात है, बारिशें पिछले साल भी हमने देखी थी और इस दफ़ा भी बारिशें देखने को मिली, तो वो भी सब चीज़ें जो है उनके ऊपर भी, क्योंकि हम बायसियत यहाँ आपको पता है कि पार्टी हमारी नुमाइंदगी सिंध के अंदर काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो उनको निभाते फिर घर वाले खासतौर पे वही कहते हैं कोई ईद का दिन हमारे साथ भी सेलिब्रेट कर लिया करो। कुर्बानी तक तो आप नजर आते हो, उसके बाद फिर सराउंडिंग में जो आपके हल्का बाप जो लोग हैं आपसे मिलने के लिए आते हैं, उनके साथ जब आप उलझ जाते हैं, उनके साथ जब आप उनके साथ बैठ जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि घर की तरफ भी आपने रुख करना है। ठीक है फहद, आपकी क्या जो ईद है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं कि बस इसी तरह जो है इन रूल्स के ऊपर सेलिब्रेट होगी, या फिर कुछ आपको लगता है चेंजेस आए आपकी लाइफ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अलवीना आपको, आपके चैनल को, पूरी टीम को मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। देखिए सब जो मतलब आपने जैसे बात की ना कि चेंजेस आए, कि फ्रीक्वेंटली वक्त के साथ साथ चेंजेस ज़रूर आते हैं। कि जब हम बच्चे थे और आपको पता है ईद उल अज़हा का जो मौका होता है इस पर कुर्बानी के जानवर होते हैं और फिर उनके साथ मिलजुल के लेके आना और उनकी खिदमत करना और फिर उनको ज़िबा करना, तो ये ईद मतलब बड़ी ईद कहलाती है। और इससे पहले जो ईद आती है ईद उल फितर होती है, तो वो उसमें एक डिफरेंट वो होता है और इसमें एक डिफरेंट, क्योंकि इसमें कुर्बानी होती है, गोश्त बांटना। ये चीज़ पहले बहुत थी हमें कि कुर्बानी का जानवर लेके भी आएँ और उसकी खिदमत भी करें, लेकिन अब टाइम के साथ साथ आप बिज़ी होते रहते हैं, आपकी लाइफ मसरूफ़ होती रहती है, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा डिफरेंट वो हो जाता है। फिर जब आप पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैं
जब से पॉलिटिक्स में आया तो ईद ज़्यादातर पॉलिटिकल लोगों के साथ और डिफरेंट हल्का अहबाब में अपने हल्के में जाना, लोगों से मिलना, गोश्त बांटना वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें जो गरीब आबादियाँ हैं वहाँ पे जाके भी गोश्त बांटते हैं। तो इसी तरीके से ज़्यादातर चल रहा होता है। तो चेंजेस तो लाजमी बात है कि बहुत आई हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। अब वो चीज़ नहीं रही। कल ही मैं बात कर रहा था घर पे बैठे हुए कि इस दफ़ा ईद भी वो ईद नहीं लग रही, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा SOPs तो हैं, लास्ट ईयर भी बहुत सारी सबकी चीज़ें। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इस दफ़ा थोड़ा सा बारिशों ने भी परेशान किया काफ़ी जगह। मतलब अगर आप मवेशी मंडी में देखें और एरियाज़ में देखें तो अभी भी स्टिल पानी जमा हुआ है। जो ग्राउंड्स हैं जिनमें ईद की नमाज होती है, ईदगाह जो कहलाते हैं, उनमें भी अभी तक पानी जमा हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी चेंजेस हैं। अगर एज़ कम्पेयर पिछले 5 साल हम चले जाएं और अब बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। उस वक्त हमारा माइंड सेट छोटे, हम भी मतलब बच्चे थे और घुल मिल जाते थे, जानवरों में ही लग जाते थे। अब थोड़ा सा रिजर्व हो गए क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इसकी वजह से। ठीक है। आसिफ साहब, आपकी कैसी होती है ईद? क्या आपको लगता है कि कोई क्या फेस्टिविटीज़ आपकी ऐसी हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी फैमिली में ईद उल अज़हा के ऊपर? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं उम्मत मुस्लिमा को हज की मुबारकबाद दूंगा, खैर मुबारक। और इसके बाद मैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद उम्मत मुस्लिमा, अहले पाकिस्तान और तमाम भाइयों को, और मेट्रो चैनल्स अलविना आपको। अच्छा, एक कहना ये था कि आप जो कह रही हो कि 10 साल पहले की ईद हम कैसे मनाते थे और आज की ईद, तो उसमें बहुत फ़र्क है। पहले बेसिकली 10 साल पहले जो एक ये ईद उल अज़हा मोस्टली होता है ये बच्चों की ईद और नौजवानों की ईद, कि वो मोस्टली होता है कि बच्चे गायों के पीछे, और फिर नौजवान अपने घर के लिए जानवर लेने जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के लिए जानवर लेने जा रहे हैं, फिर जब लेकर आ रहे हैं तो उनकी खिदमत में लग रहे हैं, फिर उनको लेकर इलाक़ों में घुमा रहे हैं। एक रौनक बरपा होता है इस ईद में। यानी ईद से 4 दिन 5 दिन पहले ही से इसका माहौल जो है ना हर सू नज़र आ रहा होता है और इन्जॉय कर रहे होते हैं। और ये इन्जॉयमेंट का सिलसिला ईद के 3rd डे तक ही चलता रहता है, बारबेक्यू की सूरत में, पार्टी के सूरत में, और फिर वो फैमिलीज रिश्तेदारों का एक दूसरे के घर आना जाना। तो दे ऑल सेलिब्रेट ईद लाइक मैं भी वैसे ही करता था जो आपको सिनारियो बता रहा हूँ। तो अब ये है कि अब अच्छा, मेरा एक और जो शख्सियत का डायमेंशन कि मैं बिजनेसमैन भी हूँ और स्वीट्स बेकर से रिलेटेड हूँ। तो वैसे ईद के ऊपर तो आपकी जो बेकरी और जो आपकी जिस तरह कन्फेक्शनरीज वगैरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता होगा उसका काम का। बहुत लोड होता है, बहुत लोड होता है माशाल्लाह। और अब ये कि एज अ पॉलिटिशियन अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। अच्छा। अपने बिजनेस पर। अच्छा। बिकॉज के पॉलिटिक्स इज़ अ बिग फील्ड और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपको सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना होता, अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करना होता है, और फिर जो अपने वर्कर्स और जो ग्राउंड में लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उसको मीट करने के लिए आपको अपनी चीज़ों की, अपने ख्वाहिशों की कुर्बानी देनी होती है ताकि आप दूसरे के जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कर सकें। तो एज यूजुअल ये तो बहुत, अब ये 10 साल में ये फ़र्क आ गया जो मैंने बताया ना, वो बकरों को घुमाना, गायों को घुमाने से लेकर अब लोगों तक एंगेज हो जाना, ये 10 साल का डिफरेंस। और मतलब फिर भी आई विश और आई विल सेलिब्रेट ईद, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है, वो तो करना है, लेकिन बाकी एक्टिविटीज में डिफरेंस आ जाता है। हाँ, एक्टिविटीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया ना। ठीक है। तो फिर इसके अलावा मजीद कोई एक ऐसी एक्टिविटी आपकी फैमिली की जो अभी भी आप जरूर उसके लिए टाइम निकालते हो? वो एक्टिविटी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली जो है ना ये ईद कुर्बा बहुत जोश खरोश से मनाते हैं, और हम अपने कैटल फार्म में अपने ही लिए जानवर तैयार करते हैं, और एक 7-8 ह्यूज कुर्बानी, मतलब ह्यूज इन मायनों में कि अच्छे खासे जानवर हमारे होते हैं, बकरे होते हैं। तो अब वो एक मूवमेंट, और औरंगेटन में बेसिकली हमारा जो घर है तो उसके सामने एक टेंट लगता है, और फिर वो पूरे रिलेटिव
फिर हल्का है बाप, फिर अहले औरंगी, और औरंगी से बाहर भी कितने लोग आते हैं, मिलते हैं। वो एक थोड़ा सा गेट टुगेदर वाला एक इन्वायरमेंट हर साल बन जाता है। और कितने लोग जो हम आम दिनों में नहीं मिलते, तो ईद के बकरा ईद में हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन नहीं। आपकी फैमिली में कौन सी एक ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो आपको लगता है कि ये मैंडेटरी है, आपकी फैमिली का हिस्सा, ये ज़रूर आप लोगों ने करना है ईद उल अज़हा के ऊपर? हमारी फैमिली के अंदर हम माशाल्लाह 3 भाई और 4 बहनें, और एक रवायत हमारे फैमिली में एक शुरू से रखी हुई है कि कुर्बानी हमारे घर पे होती है, और कुर्बानी के अंदर कंप्लीट हमारी जो फैमिली है, कंप्लीट फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है, और कुर्बानी के लिए कसाई नहीं बुलाते, खुद कुर्बानी करते हैं, ये भी जिसमें अजर है, जिसमें सवाब है, जिसमें फिक्र है, और जिसमें बात ये है कि एक जगह सब इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि अब कुर्बानी लाजमी सी बात है, जब कर लेते हैं तो अक्सर मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि नहीं भाई बात ये कुर्बानी, आप इतनी बड़ी फैमिली आपकी सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो समझ नहीं आ पाती है क्या रवायत है आपकी फैमिली में। नहीं, ये तो बहुत सारी फैमिलीज में होती है, वो एक रवायत, एक बड़ा फायदा बड़ा मिल जाता है हमें। फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये कि एक तो गेट टुगेदर हो जाता है, सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कुर्बानी का जब आप कुर्बानी कर लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कुर्बानी का गोश्त आपने रिलेटिव तक पहुंचाना होता है। कराची में आपको पता है ट्रैफिक की सूरत हाल क्या होती है, तो वो जब आते हैं तो अपना कुर्बानी का गोश्त खुद साथ लेके चले जाते हैं, और एक दस्तरखान के ऊपर सब मिल जाते हैं एक जगह पे और सेलिब्रेट कर लेते हैं ईद को। एक अच्छी इंटरटेनमेंट हो जाती है, बच्चे, फैमिलीज, लेडीज, जितनी हमारी माशाल्लाह से जो हमारे रिलेटिव्स हैं एक घर में जब इकट्ठे होते हैं, ये हमारी फैमिली की एक रवायत रही है, आज से नहीं अरसा दराज से रही है, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपने जनरेशन टू जनरेशन इसको कंटिन्यू किया है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल कंटिन्यू किया है। लेकिन बात ये है कि अब क्योंकि ईद की बात हो रही है, तो ईद तो अगर बात करूं बेसिकली ईद तो बच्चों की होती है। हमें तो याद है वो पहले एक दौर क्या कहेंगे, अब बहुत पुराने नहीं है, वो कार्ड एक ढूंढते थे जाके, पोस्ट कार्ड, ईद कार्ड ढूंढते थे और शेर लिखते थे, ईद की खुशी ने दीवाना बना दिया, पेड़ पजामा बना दिया। तो वो तो अब दौर ही खत्म हो गया, अब तो दौर आ गया, सारा डिजिटल आ गया सब। अब वो जो हम बेसिकली हम इंतजार करते थे कोई आए हमें 10 रुपए दे दे, 20 रुपए 50 रुपए खर्ची की, और हम एक्सपेक्ट करते थे। फिर कंपटीशन होता था बच्चों में, तुम्हारे पास कितनी इकट्ठी हो गई, आपके पास ईदी कितनी इकट्ठी हो गई, तो एक हम आपस में कंपटीशन करते थे। अब वो कंपटीशन फैमिलीज में बच्चों में नहीं पाया जाता, क्योंकि हमने हैज पर रवायत दौर के साथ उनको हम लोगों ने ले गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साइट पे, डिजिटल मीडिया साइट पर। अब उन बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या, बच्चों को अगर मोबाइल फोन चाहिए तो मोबाइल फोन को दे दिया है, उनको अगर टेलीविजन चाहिए टेलीविजन दे दिए, कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर दे दिए, छोटी नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए बाबा तो बड़ी गाड़ी भी घर में आके खड़ी कर दी है। वो जो हमारे उस वक्त के ऊपर जो एक चीजें नहीं थी ना दस्तयाब, तो एक वो चीजें हम तलाश करते थे। आज अगर बच्चे को आप 500 दे तो वो क्या करता है, बजाय यहाँ रखने के लिए यूं फेंक देता है, उसको 500 की कदर ही नहीं है। आज 500 की कदर ना होने की वजह से, उसकी वजह ये है कि ये डिजिटल, जब से ये डिजिटल चीजें आई हैं तो वो चीजें खत्म होती जा रही हैं दौर के साथ। आपकी फैमिली की क्या रिवायत है जो आपको लगता है कि लेगेसी आपने कंटिन्यू की है? देखें, एज सच कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन डे फर्स्ट ईद का, क्योंकि हमारे यहाँ पहले दिन कुर्बानी होती है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नमाज के फ़ौरन बाद हम उसको कुर्बानी करते हैं। उसके बाद फिर उसको मैनेज करते करते 3-4 ही बज जाते हैं, गोश्त बांटना सारी चीज़ें। फर्स्ट डे क्योंकि बारबेक्यू करते हैं अपने घर पे, और सेकंड डे सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है क्योंकि ससुराल जाना होता है, तो ससुराल जाते हैं बेगम बच्चों को लेके, और वहाँ का बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। और फिर इन बिटवीन ही अपने हल्के में भी, और थर्ड डे प्रॉपरली उधर होता है, क्योंकि थर्ड डे हम लोग ये करते हैं कि हम एक अलग से जानवर लाते हैं जो कच्ची आबादियों में और गरीब गुरबाओं को अल्लाह के नाम पे उसको कुर्बान करके, और ये हमारा फ्रेंड सर्कल है, उसमें हम लोग इसको हमने काफ़ी अरसे से बनाया हुआ है कि अलग अलग सब जानवर लाते हैं कि उसको कुर्बान करके एक ही जगह उसका गोश्त बनाते हैं, थैलियाँ बना के, लाइक खुदा की बस्ती हो गई, सरजानी टाउन में ऐसे जैसे जो एरियाज है ना जहाँ पे बेचारों की एग्जैक्टली उनको जाके बांटते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसकी फिक्र आपको अपने जानवर से ज्यादा होती है। और इस साल भी इसी तरीके से हुआ कि मैंने अपने जानवर से पहले वो जानवर खरीदा कि यार वो चीज पहले हो जाए, फिर बाद में आप अपनी जेब के हिसाब से अपना जानवर खरीद लें। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है फैमिली के साथ। ईद उल अज़हा पे मैं नहीं समझता कि आप कोई इस तरीके से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि घर की लेडीज भी मसरूफ होती हैं गोश्त में और खाने पकानों में और इन चीज़ों में। तो सेकंड डे मैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ का जो एक ट्रेंड है, तो सेकंड डे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ससुराल जाना होता है, तो उधर जाके और फिर यही सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। बच्चे भी इतना ज़्यादा
वो ईद से पहले का ही समय होता है इस ईद पे। जैसे ईद उल फितर पे ईद के 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे ईद से 1 हफ्ता पहले इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों की उसमें इंजॉयमेंट ज्यादा होती है। आप देखिए ना, डे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड डे तो ऐसा लगता है बिल्कुल सन्नाटा हो गया, क्योंकि सारे जानवर मेजोरिटी कुर्बान हो चुके होते हैं। वो एक एंजॉयमेंट होती है ना। हम बचपन में करते थे कि हम अपनी गाय को चांद रात को एक फूलों की चादर बनवा के पहनाते थे, ठीक, और उसकी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, रात भर उसके पास बैठे हुए, क्योंकि जानवर भी समझता है इन चीजों को। मेजॉरिटी जानवर जो है वो रो रहा होता है बाकायदा आंसुओं से, क्योंकि उसको भी इस चीज का पता होता है कि हमें सुबह कल कुर्बान होना है। एग्जैक्टली, हाँ, वो एक अफेक्शन हो जाती है। इखलाक अहमद साहब, आप बता दें अपनी फैमिली की कोई रिवायत जो आपको लगता है कि कंटिन्यूड है। मेरी फैमिली माशाल्लाह से माइक। हेलो, मेरी फैमिली माशाल्लाह से जी वेल सेट है, अल्लाह का शुक्र है जी, और मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ। ठीक, शो बिजनेस प्रोग्राम करके आता हूँ, तो उनको मतलब ये है कि अपने बच्चों को टाइम देना, अपनी फैमिली को टाइम देना है मेरी। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी है। कौन सा गाना सुनाएंगे आप? मैं अहमद रफी का है, हाँ, इसी मोड़ पर। अच्छा, चलें गाना सुन लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम मेहमानों से बात कर रहे थे कि किस तरह वो अपनी ईद मनाते हैं, और कुछ चाय के हवाले से बात करेंगे। चाय हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, रोज़ हम चाय पीते हैं और चाय के बगैर हमारी जो ज़िंदगी है, उसका जो दिन है, उसका स्टार्ट नहीं होता है हमारा। टपाल मेरा जो है पर्सनली एक फेवरेट ब्रांड है। हमारी फैमिली में हमेशा से टपाल ब्रांड ही जो है यूज़ होता चला है, और आज भी हम अपने मेहमानों को टपाल की ही चाय पिला रहे हैं। नहीं, थोड़ी बात करेंगे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लोग आपको जो है पॉलिटिक्स के ऊपर ही सुनते हैं। थोड़ा सा आपके हवाले से लोग जानना चाहेंगे। थोड़ा आप मुझे ये बताएं कि पर्सनली आपकी चॉइस क्या है? क्या आप बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं, या रैंडमली कोई भी ब्रांड आपको जो है पसंद, मतलब कोई भी आपको अच्छी चीज़ मिले तो आप पहन लेते हैं? ये बात ये कि अक्सर दोस्त भी कॉल करके कहते हैं, नहीं भाई आपने हमेशा कॉम्बिनेशन जो आपकी ड्रेसिंग का होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और आपकी खासतौर पे फ्रेंच वो आप हटाते नहीं है, अपनी स्टाइल आपके बालों का चेंज होता नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ के साथ आपके साथ जो है वो हमेशा रहती हैं। अक्सर लोग जो है वो चेंजेस लाइफ के अंदर लेकर आते रहते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर चेंज लेकर आते हैं, अपनी वे ऑफ टॉकिंग में चेंज लेकर आते हैं, अपने एटीट्यूड में चेंज लेकर आते हैं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि मैंने किसी चीज़ में भी चेंजिंग नहीं की। मेरी क़यादत से लेकर नीचे कारकुनान से लेकर मेरे साथ उठने बैठने वाले जो दोस्त हल्का बाप के जो लोग हैं वो कहते हैं दुनिया चेंज हो गई लेकिन नवान साहब आप चेंज नहीं हुए। अच्छा। आप अपनी जगह ही खड़े हुए हैं। अच्छा। और दोस्तों की अगर बात करें, क्योंकि ईद है तो ईद पर तो मैं होता ही है कि जब फैमिलीज को हम टाइम दे देते हैं तो हमारी ईद मतलब समझें कि 15 दिन चलती है। अच्छा। फिर उसमें एक टाइम ऐसा भी आता है, दोस्तों का दिन भी होता है। तो दोस्तों के साथ हमें याद है कि लास्ट ईयर हमने ईद मनाई। होता ही क्या, हम अमेरिकन सिस्टम कर रहे थे क्योंकि एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, एक बड़ा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था, तो उसके बाद हमने फैसला कर लिया कि अब हम अमेरिकन सिस्टम कर लेंगे। इंसिडेंट की तरफ बाद में आऊंगा। हुआ ये कि हमने 500 इकट्ठे किए, घी भी लाए और बहरहाल वो जो चीजें थी घर में, बीफ थी, मटन जो था सब इकट्ठा कर लिया। उसमें मसाले भी लेकर आ गए। होता ही है कि जब आप तैयार कर रहे होते हैं और जब आप सब चीजों को लीड कर रहे होते हो और आप लीडरशिप जो है वो आप बने होते हो, मैं लीडर हूँ और मैं सबको देख रहा हूँ। अच्छा, एक दोस्त ऐसा जरूर होता है वो माहौल खराब करता रहता है, यार इसमें मसाला तेज हो गया, इसमें नमक तेज हो गया, इसमें घी तेज हो गया, इसमें फला नहीं था। यकीन करें ऐसा हुआ मेरे साथ भी। आखिरकार मैंने 500 निकाल के मुंह पे मारे, उठ यहाँ से। मैंने कहा यार सुबह ये टाइम हो गया। मतलब बात ये कि पहले गोश्त को धोया, फिर उसको उबाला, फिर अच्छा इंसिडेंट अगर मैं बात करूं तो हम दोस्तों ने बारबेक्यू का प्रोग्राम रखा। बकरा हमने रात यकीन करें 11 बजे हमने ग्रिल के ऊपर रख दिया और सुबह के 4 बज गए, वो बकरा जो है वो काटने से भी नहीं कटा। आखिरकार एक बड़े साहब को हमने बुला लिया, हमने कहा यार ये बकरा गल नहीं रहा है। उसने कहा ये हांडू बकरा था भाईजान, ये आराम से गलता है। तो हमें याद है हम ब्रेकफास्ट होटल से ला के हमने किया। तो ऐसे इंसिडेंट्स दोस्तों में होते हैं। और दोस्तों के अंदर से मैंने बताया कि अगर 50 है ना तो एक इडियट जरूर होता है, वो आपको तंग बड़ा करता है और वही मैं समझता हूँ कि बेहतरीन दोस्त होता है वो। ठीक। नईम, आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज? शादी मेरी लव मैरिज थी। अच्छा। हाँ। तो फिर क्या कोई शादी होने से पहले कोई इश्यूज तो नहीं हुए फैमिली में आपकी या उनकी? मेरे अक्सर, बल्कि अक्सर क्या, अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे कॉल एक आई थी, बोला वान साहब आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मिस कॉल पे भी मैं कॉल करता हूँ। अगर यकीन ना है तो मेरे 4 बच्चे हो गए, तुम आके भाभी से पता कर लेना। हाँ। तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने मिस कॉल दी थी तो शादी हो गई या 4 बच्चे हो गए, तो मिस कॉल के ऊपर भी मैं कॉल करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। शादी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मिस कॉल से आप लोग की बातचीत स्टार्ट हुई थी। बस अब मैंने इशारा ना आपको दिया है। आपके इंटेंशन कहीं और थी, जो समझदार थे वो समझ गए। ठीक है, मिस कॉल से मतलब ये इस तरह हो सकता है प्रैक्टिकली? बड़ा कुछ हो सकता है, लाजमी सी बात है। मैंने बताया कि क्योंकि हम अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, तो ये आपका बेसिकली हो गए थे बहुत अरसा पहले। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मतलब ये पहला और आखिरी अटेम्प्ट था या इससे पहले हो चुके थे अटेम्प्ट्स? नहीं, असल बात ये है कि दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ वही आदमी कंप्लीट है जिसके पास 3 चीजें मौजूद है। जिसकी बीवी दुनिया में नेक है उसकी दुनिया कंप्लीट है। नहीं, जिसका पड़ोस नेक है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैंने आपसे जो आप पूछना चाह रही है मैं उस तरह भी आ जाऊंगा। जिसके बच्चे नेक है ना इस दौर के अंदर वो कंप्लीट। और अच्छा, जिसका पड़ोस नेक है वो भी कंप्लीट है। ठीक है। इंसान के पास 3 चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, पड़ोस, बीवी और साथ में आप जो है वो बीवी, बच्चे और पड़ोस। क्योंकि पड़ोसी अगर गलत निकला है ना तो पानी पे भी झगड़ा होता है, फिर घंटी बजाने पे भी झगड़ा होता है, पार्किंग पे भी झगड़ा होता है, कील ठोकने पर भी झगड़ा होता है, मतलब ज्यादा मेहमान आ जाए तो उस पर भी झगड़ा होता है। दोबारा मेरे सवाल पर आ जाते हैं, तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका जिसमें आपको कामयाबी हासिल हुई? बस कोशिश जारी रखी। अच्छा, कोशिश कितने साल तक जारी रखी थी आपने? वालिद साहब ने जब समझाया कि बेटा लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी से भागते रहना, जब समझ में आ गया उसके बाद कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिल गया। और मुझे अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, बच्चे भी नेक हैं, बीवी भी नेक है और पड़ोसी बहुत ही ज्यादा नेक हैं। अच्छा, पड़ोसी का क्या फेनोमेना है? यानी ये फर्स्ट टाइम ये जो आपका एक वाले जरी है, जो नईम जरी जिसको मैं कह सकता हूँ, तो नहीं वैसे बहुत अफेक्ट तो होता है ना नेबर के होने से। कि मैंने ये अक्सर कुछ ऐसे नेबर्स होते हैं आपके कि आपकी लाइफ जो है पार्किंग के ऊपर तो बहुत इश्यूज। देखिए वो जो है वो हजरत इस्लाम में भी जो है जिसका अच्छी सवारी मिल जाना, अच्छी इस्लाम में भी एम्फसाइज किया अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े ना, या फिर अगर थोड़ा सा अगर आप किसी में ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें, 3 चीजें इंसान के पास अगर हैं तो वो कंप्लीट इंसान। एक बीवी जिसकी नेक है इस दौर में, सर इस दौर में बीवी नेक नहीं है ना सर, बीवी नेक से मुराद ये है कि शोर भी नेक नहीं है ना सर, दुनिया में 2 है। जिसकी औलाद नेक नहीं है, औलाद नेक नहीं है ना, आप सारा दिन यकीन करें आप घूमते रहेंगे, घुमाते रहेगी औलाद आपकी। औलाद में बेटी है नहीं, बेटों की बात। अच्छा, पड़ोस की इसलिए मैं कह रहा हूँ
क्योंकि पड़ोसी अगर नेक नहीं है, मैं आप बिलीव करें, उससे जीना आराम कर देता है पड़ोसी। जरा जरा सी बात पे इश्यूज, डिस्प्यूट, खामखाई के झगड़े, आप दफ्तर में नहीं जा सकते, आप काम पे नहीं जा सकते, आप कारोबार नहीं कर सकते, आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। खैर हमसे तो खैर कोई बात ही कोई नहीं करता पड़ोसी, पड़ोसियों के हुकूक मोहब्बत इतनी ज्यादा पड़ोसियों से हमें मिलती है। लेकिन ये जो हकूक है पड़ोसियों के जो हकूक है, हमें हकूक को भी हमारे देखना है। रिलीजन में ये भी बताया गया कि अगर इनहेरिटेंस में जायज होता किसी और का, अगर आपके जो फैमिली है उसके बाहर अगर कोई इनहेरिटेंस अलाउड होती तो वो नेबर्स को अलाउड होती। फहद, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? जी मेरी लव मैरिज थी। अच्छा, तो इस सब यहाँ पे लव मैरिज वाले हैं, अभी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो लेकिन कितना टाइम पीरियड लगा? ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लगा, क्योंकि हमारी मतलब रिलेटिव ही हैं दूर के, तो कहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर क्योंकि मैं बाहर जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था पढ़ाई के लिए, कंटिन्यू के लिए अपनी पढ़ाई। उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, आई वाज 20 दैट टाइम। तो मैं जब मेरा बाहर जाने का हो गया, फाइनल हो गया, तो मेरे फादर ने डिसाइड किया कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। जबकि मुझसे 2 बड़े भाई पहले मौजूद थे, उनकी शादियां नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने मेरी शादी कर दी। तो वो बहुत अच्छा हुआ। मैं ये सोचता हूँ कि जल्दी उम्र में शादी हो गई और माशाल्लाह आज बच्चे भी बड़े हो गए। तो इससे एक तो मैच्योरनेस आप में बहुत जल्दी आती है, और जिम्मेदारी जब होती है ना तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। आप फैमिली में होते हैं, जैसे नईम भाई ने बोला कि बीवी नेक हो तो बहुत सारे मामला आपके अच्छे हो जाते हैं। और देखें, ये तो अल्लाह की तरफ से है कि रिस्क अपना खुद लेके आता है। तो शादी के बाद और फिर जब औलाद हुई तो इसके बाद से बहुत बंदा स्टेबल हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत स्टेबल हूँ। तो इस वजह से मेरी शादी जल्दी हो गई। लव मैरिज तो थी, लेकिन फिर मैंने घर पे बताया तो उन्होंने फौरन ही इसको एग्री करके और शादी करवा दी। और मेरी शादी, आपको मजे की बात बताऊं, कि विद इन अ वीक हुई थी। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी हुई थी। अच्छा, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। और तो फैमिली रिलेटिव्स में से आप कह रहे हैं कि मतलब क्लोज रिलेटिव थे? क्लोज नहीं थे, दूर के थे। अच्छा। वो किसी के घर पे आए हुए थे, हमारे एक रिलेटिव है, उनके ये रिलेटिव थे। तो हमारे भी रिलेटिव लगते थे। अच्छा। तो एक इवेंट था, उसके ऊपर मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद बातचीत शुरू हो गई। तो वो उसको भी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, हार्डली 3-4 महीने हुए होंगे। लेकिन एक दूसरे का दिमाग मिलता था और फैमिलीज को दोनों ने बताया, तो फैमिली भी एग्री हुई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को काफी टाइम हो गया, तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। एनी सीक्रेट यू वांट टू शेयर राइट नाउ? आपको लगता है कि दूसरों को, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आज? नहीं, ऐसा तो कोई सीक्रेट नहीं है। आप फैमिली के हवाले से बात कोई भी जनरली नहीं, ऐसा तो कोई सीक्रेट नहीं है लाइफ में, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ या मैंने किया है, कोई ऐसी बात मैं किसी से छुपाता नहीं। मतलब फैमिली में कोई लाइफ में रिग्रेट्स हैं आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये मैं जिससे भी सवाल करती हूँ उनको रिग्रेट्स लाइफ में नहीं होते। अच्छा, आप बताएं कि आपको कोई रिग्रेट्स हैं लाइफ में कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था और मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था? मुझे रिग्रेट्स लाइफ में मुझे एक है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह MBA मार्केटिंग किया हुआ है, मगर मुझे अब ये फील होता है कि यार मुझे LLB भी करना था। LLB तो एक ऐसी अर्ज है कि बहुत मतलब किसी को भी किसी भी लाइफ के हिस्से में हो जाती है। हाँ, हो जाती है। और अब मुझे ये रिग्रेट फील हो रहा है, बट इस रिग्रेट को भी मैं लेकिन ये रिग्रेट तो हो सकता करूंगा। कोई एक ऐसा रिग्रेट बताएं जो आपको लगता है कि आप कंपनसेट नहीं हो सकता। कोई ऐसा रिग्रेट है? अब तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह पाक ने बड़ा करम अपनी खास रहमत से मुझको एक गेस्ट है, उनसे मैं पूछ रही थी, तो वो जब बीच में ब्रेक आया तो वो कहते हैं ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, आपने तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। एक रिग्रेट है कि मतलब कि काफी मिस कॉल मेरे पास आए, मगर मैंने उसे अटेंड नहीं किया। नईम की तरह नहीं किया। हाँ, नईम भाई को सुनने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे भी कई मिस कॉल अटेंड करना। एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ी इडियट बात करता है, कहता है सुबह में जब उठता हूँ तो मुर्गी की आवाज़ पर उठता हूँ और घोड़ी की जो है वो स्पीड से तैयार होता हूँ, गधे की तरह काम करता हूँ, शाम को आके कुत्ते की तरह बच्चों पे भौंकता हूँ, रात को भैंस के साथ सो जाता हूँ। तो जानवर वाली जिंदगी हो गई शादी के बाद। तो आपकी लव मैरिज थी अरेंज? नहीं, अरेंज थी। अरेंज मैरिज थी। तो क्या फैमिली ने बहुत प्रेशराइज किया कि बस अब कर ले शादी, या बस उन्होंने बोला आप मान गए? नहीं, एक्चुअली मेरी वालदा
का जो ना डेथ हो गया था वो मेरे छोटे भाई की पैदाइश में, तो एक घर की सरबराह का एक लूप्स गैप था, तो जिसको बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते थे हम सब और फैमिलीज। वैसे तो घर पे ख़वातीन भी थी, बट ये कि फैमिली को जो हेड करने वाली खातून होती है वो मिसिंग था हमारी फैमिली में। तो इस वजह से और इसीलिए मैंने प्रायोरिटी भी अरेंज को ही दिया कि मतलब अरेंज मैरिज, बिकॉज के अरेंज में आप फैमिली अकोमोडेशन जो है ना बेस्ट हो जाता है। लव में ही होता है समहाउ लड़ाई झगड़े के चांसेस ज्यादा होते हैं, दोनों फैमिलीज जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रही होती है। इखलाक अहमद साहब कौन सा गाना सुनाएंगे अगला हमें, और फिर हम ब्रेक के पास दोबारा ब्रेक लें। मेरे ख्यालों पे छाई ये एक सूरत मत वाली थी, नाजुक थी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना, मेरे ख्यालों पे छाई एक सूरत मत वाली थी, नाजुक थी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। जिसका चेहरा काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पैरा, चीर की गहरी आंखें उसकी फूल से जिसका चेहरा काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिसपे पैरा। मैं कह दूंगा दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे जाए एक सूरत मत वाली थी, नाजुक थी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना। जी अगेन अमेजिंग वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है और आपकी जो आपके साथ म्यूजिशियन है वो भी बहुत ज़बरदस्त प्ले करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर पॉलिटिशियंस की, कि कैसे नॉर्मली उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, उस पर हमने बात की। अब मज़ीद हम बात करेंगे। नईम, थोड़ा सा आप ये बताएं कि थोड़ा फ़नी या लाइट मोड के ऊपर और गुफ्तगू करें तो कौन सा ऐसा कलर है जो आपको लगता है कि औरतों को नहीं पहनना चाहिए? क्या आपको मतलब कोई ब्राइट कलर्स पसंद नहीं है, या लाइट कलर ज़्यादा पसंद नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, ब्राइट लिप कलर्स पसंद नहीं है? क्या चीज़ आपको बुरी लगती है? देखिए, औरत पे तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगती है, सीरियसली मैं आपको बताऊं। उसकी वजह ये है कि बात ये है कि अल्लाह ने एक मुकाम उन औरत को दिया हुआ है, और मैं क्योंकि खुद भी लाजमी सी बात है, अगर बात करूँ मैं अपनी वालदा की, अपनी दादी की, तो एक सिस्टमेटिक चीज़ें हैं। अपनी बहनों की बात करूँ, जब हम थोड़ा सा किसी पे जब हम कुछ चीज़ अगर फोकस करते हैं या किसी को हम कहते हैं कि डिग्रेड करने के लिए, या ऐसा नहीं, ऐसा कलर आप पे मैच करेगा, तो मैं समझते ये हूँ कि उसकी औरत की शान में गुस्ताखी भी हो जाएगी। अच्छा, औरत के लिए हर औरत के साथ हर चीज अच्छी लगती है। कहते कि बहुत ज्यादा जैसे औरत से उम्र नहीं पूछी जाए ना, ऐसे उसको ये नहीं बताया जाए कि आपके पास कौन सा कलर चल रहा है। आपने डिप्लोमेटिक बात की है ना फाद, आपको क्या कुछ बुरा लगता है? कोई डार्क लिप कलर्स या बहुत ज्यादा मेकअप? रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि हमारी भी वालदा है, हमारी भी अपनी सिस्टर्स और सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं अगर एक स्पेसिफिकली वाइफ की अपनी बात करूं तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इतना डार्क मेकअप अच्छा नहीं लगता, और
कलर्स का कोई ऐसा नहीं है, बस व्हाइट कलर नहीं पहनना चाहिए ज्यादा। अच्छा, लेडीज को व्हाइट तो बहुत पसंद है मुझे तो इजाजत हो अगर लाइफ में एक कलर पहनने की, मैं व्हाइट पहनूं सिर्फ। कौन सा कलर होगा आपको अगर इजाजत हो पूरी जिंदगी पहनने की, तो कौन सा पहनेंगे कलर? मैं ब्लैक कलर, मुझे ब्लैक कलर ब्लैक कलर। आप कौन सा कलर पहनेंगे? मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा। ब्लू। वैसे बहुत सारे शोज में आपने ब्लू भी पहना है, बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है आपकी लाइफ में कलर। आसिफ भाषानी साहब, आपको कौन सा कलर एक ऐसा अगर आपको लगता है कि अलाउड हो कि सिर्फ आपने यही पहनना है, इसके अलावा कुछ नहीं पहनना, कौन सा कलर पहनेंगे? देखिए, यूनिवर्सल कलर जो है बेसिकली व्हाइट एंड ब्लैक को ही कहा जाता है, और ये दोनों मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा। जो कि मोस्टली मैं पहनता हूँ, और मैं थोड़ा सा डार्क कलर पहनना ज्यादा मुझ पर सूट भी करता है, बिकॉज थोड़ा सा हेल्दी भी हूँ मैं, तो ब्लैक मेरे हेल्थ को या श्रिंक हो जाता है। हाँ, वो थोड़ा सा जो है ना वो कवर कर लेता है कंपैरेटिवली किसी लाइट कलर को मैं पहनूं तो कोई ये एक चीज़ स्पेसिफिक कोई चीज आपको लगता है कि यूजुअली आप अपनी फैमिली में पॉइंट आउट करते हैं खवातीन को नहीं करनी चाहिए? देखिए, मतलब कुछ भी खवातीन जो कर रही होती हैं, मतलब हर चीज़ एक दायरे में होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन होना चाहिए। पार्टीज अगर ग्रैंड है तो उसमें ग्रैंड पार्टी के हिसाब से ड्रेसिंग करे, मेकअप करे। अगर कोई लाइट पार्टी है या गेट टुगेदर एक होता है ना शॉर्ट लेवल पर है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हर चीज़ अच्छा लगता है। और औरत के हर रूप बहुत खूबसूरत है, अल्लाह की खास नेमत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब जो उनके ख्वाहिशात हैं उसको भी अवेल करे, मगर वो एक लिमिटेशन के हद तक। ठीक है, ये मेरा एक जो है ना सोच है और इजाजत में देता हूँ। ठीक है। इखलाक अहमद साहब, आप ये बताएं कि क्या कोई कलर की आपके ऊपर स्पेसिफिकेशन होती है कि ये कलर्स आपने पहनने हैं ज्यादा जब आपने एज अ सिंगर कहीं परफॉर्म करना है? ब्लैक जरा प्रोफेशनल लगता है जी, ब्लैक। अच्छा, ब्लैक ज्यादा प्रोफेशनल क्योंकि लगता है तो इसीलिए आप पहनते हैं। और शानी, आपको कौन से कलर्स पसंद है? मुझे भी ब्लैक ही पसंद है। ब्लैक ही पसंद है और ब्लैक का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। नहीं, आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में कौन सी आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान से बाहर। आपने जिस तरह बताया कि एक फैमिली के साथ उम्रे पर जाना और फिर जो दिसंबर है वो आपने दोस्तों के साथ जाते हैं, आप ये बता रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। असल बात ये है कि एक हर इंसान की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मैं किसी चीज को मैं हिडन करूं इसको। फाद हंस रहे थे इसलिए नहीं हंस, अब फाद तो हमारे पुराने दोस्त भी हैं, हंस रहे थे कि कई दफे इन्होंने भी कहा कि नहीं भाई हमें भी बैंकॉक ले जाना ये रह जाते हैं, अक्सर रह जाते हैं, तो अब रह जाते हैं तो इसलिए इनकी अभी यादें ताज़ा कर दी है मैंने पुरानी। अच्छा, फैमिली इजाजत नहीं देती है, खुद नहीं जाता है फाद? नहीं, मेरा बेसिकली इनकी फैमिली ने मेरे पता करा लिया था ना बैंकॉक के बारे में। मैं जब मैं जॉब करता था 2018 से पहले, जब मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था उससे पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था टोयोटा में। तो वो उससे हमारे इंसेंटिव ट्रिप्स होते थे। मैं अराउंड कोई 40 टाइम्स थाईलैंड गया हूँ। अच्छा, फ्रीक्वेंटली, महीने में 2-2 दफा भी गया। अच्छा। और भी पूरी कंट्रीज घूमी, इंग्लैंड में मैं रहा हूँ बहुत टाइम। तो अब क्योंकि टोयोटा की तरफ से जब जाते थे, कंपनी की तरफ से जाते थे, तो बेगम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब अगर दोस्तों के साथ प्लान बना लें तो 10 सवाल हो जाते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, आप थाईलैंड क्यों जा रहे हैं, आप थाईलैंड नहीं जाएं कहीं और चले जाएं। तो वो फिर कभी कभार दुबई का कह के थाईलैंड जाना पड़ता है। बुरी बात नहीं है। दुबई के बारे में भी तो परसेप्शन मतलब यही होता है ना कि देखिए, परसेप्शन हर कंट्री का वो तो फिर हर जगह बंदा जाएगा तो, लेकिन कुछ स्टैम्प कर दिया है लोगों ने कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो फिर जिस तरह फाद हंस रहे थे नईम के ऊपर, वो अब जा रहे होंगे एक्सप्लोर करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, लेकिन फाद हंस रहे हैं। बहुत सारी चीजें और भी मतलब एडवेंचर्स भी हैं, जैसे हांगकांग है, उसमें डिज्नीलैंड है, मैं वहां भी गया हूँ, अपने बेटे को लेके भी गया हूँ। उसके अलावा फिर मलेशिया में सनवे लगून एक बहुत ज़बरदस्त जगह है जो जैसे कराची में भी है, लेकिन वो एक डिफरेंट टाइप की, वहाँ पे बड़े एडवेंचर्स हैं, आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, एक दिन में पूरा नहीं करेंगे आप उसको। तो वहाँ जैसे हांगकांग में डिज्नीलैंड है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करेंगे। 3-3, 4-4 दिन हम वहीं पे रुकते थे। तो इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज। पाकिस्तान में कौन सी डेस्टिनेशन आपको लगता है? पाकिस्तान में जब कभी सुकून लेने का मूड होता है, बहुत मेंटली अपसेट होते हैं, तो फिर अपर एरियाज में मेरा एक हमेशा से मतलब यही है, जब से मेरी शादी हुई है। नहीं, कश्मीर नहीं, मैं जाता हूँ मरी साइड पे, मरी साइड पर, तो नारायण कागान साइड पे। अच्छा। मेरी जब से शादी हुई है तो मैं साल में एक ट्रिप फैमिली को
अब्रॉड कराता हूँ और एक ट्रिप बाय रोड पाकिस्तान में कराता ठीक है। नहीं, आपने पाकिस्तान का नहीं बताया कि पाकिस्तान में कौन सी जगह आपको पसंद है? पाकिस्तान में मेरा खुद का ताल्लुक जो है KPK से और हज़ारे से, मेरा खुद जो है वो मानसेरे से, तो ऑलरेडी वहाँ इतनी ब्यूटी और इतनी कुछ नेचुरल चीज़ें वहाँ मौजूद हैं तो कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और कभी ऐसा होता है कि कभी कम हो कभी खुशी हो तो आना जाना वैसे भी रहता है। बाय बर्थ में कराची से हूँ, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये कि क्योंकि फैमिली इंटरेक्शन वहाँ होता है तो आप लोग वहाँ पे जाते रहते हैं। आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कौन सी जगहें पसंद है? मुझे पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उसमें कालाम, कागान, गिलगित, चित्राल, मतलब सब माशाल्लाह जन्नत नज़ीर है। और पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर मैं दुबई मोस्टली मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना होता है, बट अब जो है पहले ज़रा एक था आपका जो ग्लैमर वर्ल्ड को जो है ना मैं लाइक करता था, अब जो है थोड़ा सा नेचुरल, यस नेचुरल के मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट हो, जैसे अभी नेपाल वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त है, तो बाकी थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया भी एक मतलब उसमें आपका ग्लैमर एंड नेचुरल दोनों एक दोनों एलिमेंट्स। हाँ बिल्कुल, गैंतिंग आइलैंड है, वो बेहतरीन जगह है वो। तो मतलब इस अंदाज से चीज़ें अच्छी हैं जो कि मैं मोस्टली एशिया में भी अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हैं, बाकी अब्रॉड भी जाता रहा हूँ, बट ये कि मुझे अब जो है ना नेचुरल इन्वायरमेंट को ज़्यादा मुझको जो है ना सुकून, सिंथेटिक से ज़्यादा आपको जो है नेचुरल की तरफ अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जाना। बिल्कुल, और मेरा जो हॉबी है वो है ही है एक्सपेंसिव तरीन हॉबी, ट्रैवलिंग। घूमना, अच्छा, ट्रैवलिंग पसंद है आपको। और अगर आप पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं पॉलिटिशियन बिजनेसमैन नहीं होता तो मैं ट्रैवल जर्नलिस्ट, डॉक्टर होता। फिर इसलिए मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर मैं कहता वो तो जोर जबरदस्ती होता ना, वो तो प्रेशर, जिस तरह मेरे ऊपर भी प्रेशर था फैमिली का, क्योंकि सारी फैमिली की लड़कियां सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्टर्स ही बनती हैं, तो वो तो एक प्रेशर में बंदा करता काम। लेकिन आपका इंटरेस्ट जिस तरह ट्रेवलिंग की तरफ है, तो क्या आप वीडियो जर्नलिस्ट, जो ट्रेवल जर्नलिस्ट, वो अगर आपका प्रोफेशन होता तो आपको कैसा लगता? शौक भी एक्सप्लोर होता, प्रोफेशन भी होता। हाँ, बट ये था कि ये जो ये हॉबी जो है मेरा, ये बेसिकली बिल्कुल चाइल्डहुड हॉबी नहीं था ये। अच्छा, ये जब मैं थोड़ा मैच्योर हो गया आफ्टर 16-17 के बाद, ये हॉबी मतलब मेरे अंदर जो है ना इनहेल हुआ। फिर मैं यकीन माने जो मेरा फर्स्ट दुबई का ट्रिप था, वो मेरे पास इतने रिसोर्सेस, लिए घर वाले मेरे बेसिकली बहुत अल्लाह का शुक्र है हर चीज रिसोर्सेज हैं, ठीक है, थोड़ा सा बॉन्डेड या ओपन माइंडेड ना होने की वजह से। मुझे ये बताएं आसिफ भाषानी साहब कि जो ट्रैवलिंग से जब हम पढ़ते हैं मतलब लर्न करते हैं सब्जेक्ट्स को, तो ट्रैवलिंग के हवाले से कहा जाता है कि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ये मुझे जब मैंने आर्टिकल और फीचर्स पढ़े उसके बाद रियलाइज हुआ कि वाकई हम सीखते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैंने यहाँ जाके क्या सीखा, तो आपने भी हर जगह जाके कुछ ना कुछ सीखा होगा। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? फुल्ली एग्रीड कि मैं जो सीखा हूँ या मेरा जो विजन बढ़ा हुआ है ना, ब्रॉड विजन कैसे हुआ, जब मैं बाहर निकला फिर मुझे पता चला कि ये दुनिया तो ये, और जहाँ हम रह रहे हैं, मतलब जो जिस सोसाइटी में और जिस लाइफ स्टाइल में हम रह रहे हैं या जी रहे हैं, दिस इज पैथेटिक स्टाइल। जी, आपने क्या सीखा नईम ट्रैवलिंग से? ट्रैवलिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसकी वजह ये है कि आप अपडेट रहते हैं माशरे के साथ। मौजूदा जो सूरत हाल इस पूरे दुनिया के अंदर, जिस पूरे खत्ते के अंदर जो चल रही है, फिर बड़ी सी चीज़ें जो एडवांस आप लेकर चीज़ें जो आप कैच करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आके वो अपने मुल्क में भी वो चीज़ें कोशिश करते हैं कि वो डिलीवर करने की। आपने क्या सीखा ट्रैवलिंग से? देखिए, मैं जब बाहर जाता हूँ, अब्रॉड जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की हिस्ट्री के बारे में मालूम करूँ। तो मैं अभी रिसेंट मतलब थोड़े से पहले अजरबैजान गया था, बाकू, तो मैंने वहाँ की जो मतलब हिस्ट्री थी ना, मतलब वहाँ की बड़ी डिफरेंट हिस्ट्री है और कंट्रीज से लेके, क्योंकि ये एक अलग काउंटी बना, फिर वो चेंज हुआ, रशिया से चेंज होके रशिया के बिल्कुल बराबर में, और वहाँ पे 99% मेजॉरिटी अहले तशी रहते हैं, तो बड़ी एक हिस्ट्री है। वहाँ पे जंग भी हुई और बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे 3 दिन तो लगे थे। एक वहाँ का लोकल था और आई पेड फॉर दैट कि वो मुझे हिस्ट्री पूरी उन्होंने बताई और मुझे 1-2 बुक्स दी।
और बड़ा मजा आया और वो उस पॉइंट्स पे भी मुझे ले लेके गए। करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं जब खुद भी अजरबैजान जब गया तो मैंने भी पढ़ा था कि वहाँ ज्यादातर तादाद अहले तशी हैं। मैंने एक सवाल किया ड्राइवर से, बच्चा था नौजवान, मैंने कहा यार मुझे बताओ तुम अहले तशी हो या तुम सुन्नी हो? तो उसने कहा ये सवाल मैंने अपने बाप से किया था, मैंने अपने वालिद साहब से सवाल किया था। उसने कहा बेटा इतना याद रखो तुम मुसलमान हो। आज उस कौम की तरक्की अगर मैं बात करूं, आज वो मुल्क रशिया की स्टेट मतलब एक आज़ाद रियासत बन गई। आज उनकी करेंसी देखें, आज 100 तकरीबन लगभग उनकी करेंसी है और 92 में आज़ाद होने वाला मुल्क। आज पूरी दुनिया ट्रेवल करके टूरिज्म के मामले में वो मुल्क कितना आगे जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इखलाक साहब इख्तिताम पर जाएंगे और गाना सुनने से पहले आपसे जो है सारे मेहमानों को शुक्रिया करूंगी। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इंस्ट्रूमेंटल और आपकी आवाज़ जो है दोनों हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी रही जी।